मैम, अगर कंपनीज एक्ट के सारे केस लॉस एक ही वीडियो में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हम अपने एग्जाम टाइम के रिवीजन को 20 to 30 मिनट्स में सारे केस लॉस को एक ही जगह एक ही वीडियो में देख करके कंप्लीट कर लेंगे। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है CS पल्लवी परिहार और आपका हुकुम सर आंखों पर। आपने बोला कि मैम सारे केस लॉस का एक वन शॉट वीडियो बना दो और मैं आपके सामने हूँ अपने इस वन शॉट वीडियो के साथ। भाई वैसे तो आपने मेरे बहुत सारे वन शॉट्स देखे हैं, लेकिन इस एक वन शॉट में हम अपने कंपनीज एक्ट के सारे केस लॉस को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, कंपनी एक्ट और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप जानते हो यही दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में केस लॉज रखते हैं। और इन केस लॉज पे परीक्षा में क्वेश्चन भी आते हैं। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक आधी सवाल केस लॉ बेस्ड आ ही जाता है ना। तो आओ शुरुआत करते हैं, कीपिंग द सेशन वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। हम सारे केस लॉज का डिस्कशन आज अपने इस एक सिंगल वन शॉट सेशन में करने वाले हैं। इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से आपके केस लॉस को 5 हेड में क्वालिफाई करा है। बच्चों, सबसे पहले आता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट और यहाँ पर अपन एक केस लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक। फिर उसके बाद आएगा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का रिफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 आएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्राइन आएगी। बच्चों, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में हम बेसिकली जो केस पढ़ेंगे वो 1+5 यानी एक सलमान वाला जो मेन आता है और 5 दूसरे केसेस पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में अपन 4 केसेस पढ़ते हैं, अल्ट्रावायस में एक केस दिया गया है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भी हमें एक केस दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने सामने देख रहे हो कि आपके कंपनी एक्ट में, द कंपनी एक्ट 2013 में 5 और 4 9 10 11 12 13 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज है। सबसे ज्यादा क्या एक्चुअली है ही यही केस लॉज, बस यहाँ पर इतने ही केस लॉज हैं जो कि आपको आपके कंपनीज एक्ट में पढ़ना है। ये 13 केस लॉज अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप केस लॉ के किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे एंड यू विल हैव अ गुड चांस टू स्कोर मार्क्स ऑन दैट पार्ट। अब सबसे पहले आते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी पे। वी नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। और कंपनी जैसे ही रजिस्टर होती है इट इज क्लॉथेड विद अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, है ना बच्चों। अब इस सेपरेट लीगल पर्सनालिटी को लेकर के जो हमें केस लॉ दिया गया है वो था मकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस। मकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस एक ऐसा केस जो बच्चे बच्चे के दिमाग में बैठा हुआ है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग केस। हमने इस केस में क्या पढ़ाया गया था बच्चों, मकाउरा नाम का एक बंदा है, उसकी एक टिम्बर कंपनी है। टिम्बर एक विशेष तरह की लकड़ी होती है और वो उस टिम्बर कंपनी के टिम्बर को इंश्योर कराता है, इंश्योरेंस लेता है उस पर कि कल को आग वाग लग जाए, नुकसान हो जाए तो उसको पैसे की भरपाई मिल जाए। ऑलमोस्ट सारे शेयर्स एक को छोड़ के इस कंपनी के मकावरा के पास रहते हैं। वो सब्सटैंशियल क्रेडिटर भी था, उसने पैसा वैसा उधार भी दे रखा था कंपनी को। अब एक दिन कंपनी में आग लग जाती है, सारा टिम्बर जल के खराब हो जाता है। मकावरा इस इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है कि साहब देखो, कंपनी मेरी, फिर कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर में 99% शेयर्स मेरे पास है, सब्सटैंशियल क्रेडिटर भी मैं हूं, तो जब सारी चीजें मैं हूं यहाँ पर, तो ये सारा पैसा भी मुझे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है, केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो डिसीजन देते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में देते हैं। वो बोलते हैं बेटा सुनो, तुम भले ही सब्सटैंशियल क्रेडिटर हो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो, सब कुछ है, लेकिन कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसकी प्रॉपर्टी और तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग अलग है। एंड दिस मीन्स कि भाई तुम्हारा कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है। और वही इस केस की हेडिंग होती है, मेंबर डू नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। भाई इसका ये मतलब कि अगर कंपनी की प्रॉपर्टी को इंश्योर कराया भी गया है तो उस पर पैसा कंपनी को मिलेगा, मकावरा को नहीं मिलेगा। हमने एक बहुत अच्छा सा राइम इसके लिए बनाया था। ऐसे राइमिंग वाले केस लॉस को याद करने के तरीके मैं आपके साथ शॉर्ट्स के वीडियो में शेयर करूंगी। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर ये केस का बस आप नाम, हेडिंग और कंटेंट याद रखो। सेपरेट लीगल एंटिटी का केस बताता है कि कंपनी के मेंबर्स के पास कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता। केस का नाम है मकावरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
ठीक बच्चों, दूसरा हेडिंग आता है अपना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। और भाई यहां पर तो आता है हमारे सामने एक लैंडमार्क केस, सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड का वो लैंडमार्क केस जिसने की कॉर्पोरेट विल के कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ स्टैब्लिश करा लेकिन युगो युगो तक जब जब किसी ने भी कंपनी एक्ट को पढ़ा है, आज भी आप भी और आज से हजारों वर्षों बाद भी जब कोई कंपनी एक्ट को पढ़ेगा, कॉर्पोरेट विल को पढ़ेगा, तो सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड के केस को जरूर पढ़ेगा। स्वर्णिम अक्षरों में अंकित ये केस था क्या, ये देखिए इस केस की पूरी समरी। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बच्चों, मकाउरा नाम का एक प्रोप्राइटर था जिसका काम बहुत शानदार तरीके से प्रोप्राइटरशिप में चल रहा था। लेदर के बूट्स मैन्युफैक्चर करता था, माने जूते। ठीक, इस प्रोप्राइटर का काम कुछ समय तक बहुत बढ़िया चलता रहा। बाद में इसने सोचा क्यों ना मैं एक कंपनी बना लूं, तो उसने अपने बिजनेस को ट्रांसफर करा और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें मकाउरा खुद, उसकी वाइफ और उसकी एक डॉटर और 4 बेटे ऐसे मिलकर के 7 मेंबर्स हो गए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते। प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ट्रांसफर जब हुआ टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसका कंसिडरेशन निकला 38,782 पाउंड्स का, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले 20,000 पाउंड के शेयर्स मकाउरा और उसके परिवार को जारी करे गए, इक्विटी शेयर्स। 10,000 पाउंड्स के सिक्योर्ड डिबेंचर्स जारी करे गए और बचे हुए 8782 को कैश में दे दिया गया। बच्चों, कुछ समय तक चीजें बहुत बढ़िया चलती रही और कुछ समय के बाद बिजनेस में डाउनफॉल आने लगा एंड फाइनली सलमान डिसाइडेड कि भाई इस कंपनी को बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें लॉसेस ही हो रहे हैं। कंपनी के वाइंडिंग अप का आदेश जारी होता है और बैलेंस शीट तैयार होती है। असेट्स और लाइबिलिटीज के फिगर देखे जाते हैं तो लाइबिलिटीज निकल करके आती है 18,000 पाउंड की, जिसमें 10,000 के ये सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर सलमान और उसके परिवार वाले थे और बाकी बचे सन्ड्री क्रेडिटर्स थे। और 7,000 पाउंड्स की असेट्स निकल के आती है। अब ये जो 8,000 की वैल्यू के सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये खड़े हो जाते बोलने के लिए भाई इस पैसे पे तो हमारा हक है, ये तो हमें दो। ये जो 7,000 की वैल्यू की तुम्हारी असेट्स आई है ना, 7,000 पाउंड की, ये 7,000 पाउंड की असेट्स पर हमारा हक है क्योंकि डिबेंचर्स तो सलमान और उसके परिवार के बीच में बटे हुए हैं और ये उन्हीं की कंपनी है, तो पैसा तो हमारा होगा। केस पहुंचता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब ये केस जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपना डिसीजन सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट प्लस कॉर्पोरेट विल को इनकॉर्पोरेट करते हुए बोलते हैं, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, पहली चीज तुम सब अनसिक्योर्ड हो और सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स का नंबर तो वैसे भी पहले आएगा तुमसे। दूसरा, तुम ये कह ही नहीं सकते कि सलमान और परिवार एक ही है, यानी कि कंपनी और परिवार एक ही है, तो ये डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी उन्हीं की है तो पैसा उन्हें नहीं दिया जाए। भाई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। द मोमेंट द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड इट गेट्स अ कॉर्पोरेट विल एंड दिस कॉर्पोरेट विल सेपरेट्स द कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो कंपनी अलग है, सलमान अलग है और सलमान एंड कंपनी लिमिटेड अलग है। ये डिबेंचर्स जारी हुए थे सलमान एंड कंपनी लिमिटेड में, सलमान एंड फैमिली को। दे आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड देयरफॉर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बाय गोइंग द जनरल रूल ऑफ लॉ इन असेट्स पर, यानी कि उन 7,000 पाउंड की असेट्स पर पहला हक 10,000 की वैल्यू के सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स का ही रहेगा। ये 7,000 उन्हें जाएगा टू कॉम्पेंसेट फॉर द वैल्यू ऑफ 10,000 पाउंड ऑफ द सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एक लैंडमार्क केस बना और तब से लेकर के आज तक जब भी कोई कंपनी एक्ट पढ़ता है, कॉर्पोरेट विल पढ़ता है, तो ये केस उस बच्चे को हमेशा पढ़ाया जाता है और आपको ये याद भी हो जाना चाहिए। सारे फिगर्स मैंने आपके सामने यहाँ पर दे दिए, केस का हेडिंग और केस का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ खत्म थोड़ी ना होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने के लिए हमारे सामने बच्चों अभी 5 और केस आते हैं and these are those cases which are actually asked in the exam, इनके ऊपर आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सीधा कोई से भी 2 केस या 3 केस या 4 या 5 केस समझाइए, और या फिर आपके सामने प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आ सकती है इन
केसेस के फैक्ट्स पर बेस्ड। अब क्या क्या है समझते हैं। देखो, सबसे पहला केस मैंने आपको हेडिंग यहाँ पर दिया है, केस के नाम हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है, और केस के जो फैक्ट्स है ये भी मैं आपको बताते जाऊंगी। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है ये सिर्फ आपके केस का हेडिंग दिया है, क्योंकि ये हेडिंग से ही हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली ये केस किस रेफरेंस में है। देखो, सबसे पहला केस आता है डिटरमाइनिंग द लीगल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। और लीगल कैरेक्टर को डिटरमाइन करना मतलब ये पता लगाना कि कंपनी जो है वो कंपनी एनिमी है या फिर फ्रेंड है। एनिमी और फ्रेंड। फ्रेंड के, अरे फ्राइड नहीं भाई फ्राइड नहीं, FRIEND, फ्रेंड। एनिमी के लिए एक वर्ड और होता है फो, कई जगह पर लिखा हुआ होता है, तो फो लिखा हो चाहे फ्रेंड लिखा हुआ हो कंफ्यूज मत होना। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लीगल कैरेक्टर वेदर द कंपनी इज अ फ्रेंड और अ फो, हमारे सामने बच्चों जो केस आता है वो है डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, है ना, याद रखिएगा इसे, डाइमलर रबर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड, कॉन्टिनेंटल लिख लिख लीजिएगा साथ में, है ना, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, आप लोग भी साथ में नोट कर लीजिएगा। सो डाइमलर कंपनी लिमिटेड, डाइमलर रबर कंपनी है, कुछ जगह पर ये डाइमलर, चलो एक काम करो डाइमलर कंपनी लिख लो बस, नहीं तो बोलोगे मैम ये डाइमलर कंपनी लिमिटेड लिखा होता है, कई जगह पर डाइमलर रबर कंपनी होता है, क्या लिखे हैं, तो डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का केस है जो कि हमें दिया गया था। इस केस के बहुत ज्यादा फैक्ट्स हमें नहीं बताए गए, हमें सिर्फ हेडिंग ही दिया गया है, तो हमको बस उतना ही याद रखना है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन और एग्जामिन कि एक कंपनी दोस्त है कि दुश्मन है। अब बच्चों दोस्त या दुश्मन कैसे होती है, अगर एनिमी कंट्री में होगी, मतलब एक अगर छोटा सा बेसिक लॉजिक लगाएं, तो अगर आपकी कंपनी एनिमी कंट्री में है तो उस कंट्री के साथ ट्रेड करना मतलब दुश्मन के साथ व्यापार करना। तो एनिमी कंट्री में अगर कंपनी है तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी एनिमी मानी जाती है, ऐसा डाइमलर कंपनी के केस में हमें बताया गया। ठीक, दूसरे केस पे आगे बढ़ते हैं। तो इस केस का हेडिंग होता है प्रोटेक्टिंग रेवेन्यू या टैक्स। यहाँ पर हमें दो केस देखने को मिले थे, एक तो हमें डिनशॉ मानर्जी वाला केस मिला था, जो दो याद रखने हैं बस वही, प्रोटेक्टिंग द रेवेन्यू और इवेडिंग द टैक्स लाइबिलिटी, अलग अलग वर्ड होते हैं, सर्कमवेंट द टैक्स भी लिखा है कई जगह। सर्कमवेंट का मतलब ही अवॉइड करना होता है, सर्कमवेंट और अवॉइड द टैक्स लाइबिलिटी। तो एक तो हमें डिनशॉ मानेक जी मिलता है, डिनशॉ मानेक जी का केस मिलता है, एंड दूसरा केस जो हमें यहां पर देखने को मिलता है वो है जुग्गीलाल कमलापत, अरे भाई एक सेकंड, जुग्गीलाल कमलापत। अच्छा, केस के फैक्ट ऑलमोस्ट दोनों के सेम थे, है ना, जुगीलाल कमलापत, कई जगह सिर्फ जुगीलाल है, कंफ्यूज मत होइए, सेम चीज है, जुगीलाल कमलापत पूरा नाम है, कुछ किताबों में सिर्फ जुगीलाल लिखा था, सो इट्स जुगीलाल कमलापत वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दैट CIT शॉर्ट में। दोनों केसेस का फैक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, पर्टिकुलरली हमें डिनशॉ मानेक जी वाला केस का बताया गया कि एक बंदा है जिसको की स्टॉक मार्केट से काफी ज्यादा इनकम होती है, ठीक है, उसको डिविडेंड्स और इंटरेस्ट के फॉर्म में काफी इनकम होती है, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखे। अब वो क्या करता है, वो इस इनकम को टैक्स से बचाने के लिए, जो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम उसे डिविडेंड्स और रिटर्न्स के फॉर्म में हो रही है, वो क्या करता है, वो 4 कंपनीज बनाता है और इस पैसे को उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है एंड लेटर ऑन उन्हीं कंपनी से एज अ प्रिटेंडेड लोन पैसे को वापस ले लेता है। तो टैक्स लाइबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, पहले कंपनी बनाई और उनके शेयर्स खरीद लिए और बाद में एज अ लोन उसको शो कर दिया। कोर्ट में जब ये केस जाता है, कॉर्पोरेट वेल रेज होता है, पता चलता है भाई ये तो कंपनी के पीछे ए भाई ही छुपा हुआ है, ये डिंचो मानिक जी छुपा हुआ है, कौनो नया व्यक्ति नहीं है, ये तो कंपनी और डिंचो मानिक जी एक ही है, ये तो सिर्फ तरीका था अपनी इनकम को बचाने का, इट्स लाइक फेस पे मास्क पहन लेना ताकि पीछे से छुप जाए और गलत काम करना, वही काम करा है यहाँ पे डिंचो मानिक जी। टैक्स
अवॉइड करना, रेवेन्यू बचाना, कॉर्पोरेट विल रेज कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक, तीसरे केस पे जाते हैं बच्चों। तो अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, यानी जब कोई पर्सन अपनी लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज को अवॉइड करने के लिए कंपनी का इस्तेमाल करता है तो फिर कॉर्पोरेट विल रेज होती है। और यहाँ पर हमारे सामने जो केस आता है वो होता है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ भावनगर, ऑफ भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ऑफ भावनगर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ARI। ठीक है, पूरा नाम याद रखने में कंफ्यूजन हो तो बस इतना भी याद रख सकते हो, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर। सिंपल सा था, कंपनी बनाए और कंपनी बना करके बोनस का पैसा कर्मचारियों का उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए ताकि कर्मचारियों को पैसा ना देना पड़े। भाई बोनस दीपावली पे हर कर्मचारी का हक होता है, तो अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है दिखाने के लिए, ताकि हमको पैसा बांटना ना पड़े बोनस के फॉर्म में, एक नई कंपनी बनाए और वो सारा का सारा जो पैसा था वो पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं, देखो कहां से देंगे बोनस। वो जो दूसरा कंपनी बनाया था जब उसका कॉर्पोरेट वेल रेस करा गया तो पता चला ये कंपनी तो फर्जी है। ये कंपनी को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को जो बोनस दिया जाना है वो बोनस रोक दिया जाए, उनको वो बोनस ना मिले, उनको वो बोनस ना दिया जाए और हम हमारा पैसा बचा ले, बाद में उस पैसे को फिर इस्तेमाल कर लेंगे इधर ही। कंपनी वाज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन एंड हेंस द कॉर्पोरेट विल वाज रेज्ड। बच्चों थ्योरी क्वेश्चंस जब इन पे आते हैं ना, चार चार पांच पांच लाइन का एक्सप्लेनेशन, केस नेम और हेडिंग वुड बी इनफ फॉर यू टू स्कोर द फुल मार्क। ठीक है, फिर चौथे केस पे जाते हैं। चौथा केस हमने सब्सिडरी बनाई। अब होल्डिंग सब्सिडरी आपको पता है, होल्डिंग को कोई काम नहीं मिल रहा है तो होल्डिंग सब्सिडरी के नाम के आड़ में काम लेने की कोशिश कर रही है, पर हम तो जानते हैं ना सब्सिडरी पे कंट्रोल तो होल्डिंग का ही होता है, पूरी कमान होल्डिंग के हाथ में रहती है, तभी तो वो होल्डिंग होती है। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का केस आता है यहाँ पे, है ना। मर्चेंडाइज मर्केंडाइज कुछ भी पढ़ सकते हो भाई, ब्रिटिश अमेरिकन एसेंट का अंतर है बस। ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के नाम से। ठीक, लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, होल्डिंग को मिला नहीं तो सब्सिडरी के नाम से अप्लाई कर ली। अरे भाई सब्सिडरी का कॉर्पोरेट विल रेस कर रहे हैं तो पता चल रहा है उसके पीछे तो होल्डिंग कंपनी है जिसको ऑलरेडी मना करा था, पेरेंट कंपनी है जिसको ऑलरेडी मना करा था, किसी कारण से उसको लाइसेंस नहीं देना था। सो पेरेंट और होल्डिंग, पेरेंट और चाइल्ड एक ही है यहाँ पे तो भाई, होल्डिंग और सब्सिडरी एक ही है। तो जब कोई चीज के लिए होल्डिंग को मना करे तो सब्सिडरी को भी नहीं मना करा जाएगा, उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कॉर्पोरेट विल रेस करेंगे और देखेंगे कि पीछे कौन है। ठीक है, और लास्ट केस जो यहाँ पर आता है, अगर कंपनी बना के फ्रॉड करना चाह रहे हो, लॉ के पर्पस को डिफीट कर रहे हो, इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट के लिए कर रहे हो, तो भाई गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस कौन का केस, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का केस हमें दिया है। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न के केस में भी यही हुआ था कि कंपनी बनाई गई थी फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए, अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए, ताकि लॉ के पर्पसेस को हम डिफीट कर सके, हमने कंपनी बनाई। और जब इस तरीके से कंपनी बनाई गई तो फिर एक बार कॉर्पोरेट विल रेस करे, पता चला कि भाई ये तो कंपनी के नाम का सहारा लेकर के कौनू फिरकी ले रहा है ना। तो जो फिरकी ले रहा था यहाँ पर उसको पनिश करा गया और इस तरह से आपके ये पांचों केसेस ऑफ कॉर्पोरेट विल के लिफ्टिंग के कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं यहाँ से आगे और आते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पर। बच्चों रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट सेक्शन नंबर 9 का जो हेडिंग है वही का वही यहाँ पर एक्चुअली अपना कंसेप्ट भी होता है। आप जानते हैं कंपनी जैसे ही रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट ये कि कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच हैज इट्स ओन, which has its own distinct identity। कंपनी अलग हो जाती है और मेंबर्स अलग हो जाते हैं।
अब इसी को सपोर्ट करते हुए हमारे सामने बच्चों ये 4 केसेस आते हैं जहां पर हमें ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट ही समझाया गया। जैसे जब पहले ये केस आया हरिनागर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला, इसमें क्या बताते हैं, कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है it becomes a separate legal entity. Now being a separate legal entity, existence जो है इसका वो members से पूरी तरह अलग है, और जब तक आप इसे dissolve नहीं करोगे as per the process of law, until it is dissolved it is still remaining in existence. अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो वो शेयर होल्डर बनता है, लेकिन उसके बावजूद जब तक आप इसे डिसॉल्व नहीं करेंगे इट विल स्टैंड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट emerges the moment the company is being incorporated. जिस मिनट आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया आपकी जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई बस. सिमिलरली अगला केस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का हमारे सामने आता है, और ये केस लॉ जो है ये भी हमसे यही कहता है कि कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है वैसे ही कंपनी के जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के सारे मेंबर्स को बाइंड कर लेते हैं. They act under one name and that is the name of the company. The memorandum and article post incorporation becomes the most important document of the company and they govern the relationship of the company with the outside world. तो जैसे ही कंपनी बनी वैसे ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है. स्पेंसर एंड कंपनी पे जाते हैं. स्पेंसर एंड कंपनी में भी यही बताते हैं, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीडब्ल्यूटी कमर्शियल वेल्थ टैक्स ऑफिसर. बोलते हैं भाई अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का शेयर परचेज कर रही है, यानी वन इज द कंट्रोलिंग कंपनी एंड द अदर इज द वन दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, तो इसका मतलब होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन है ना. कंट्रोलिंग कंपनी के पास शेयर्स हैं माना, बट दिस डज नॉट इफेक्ट्स द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. कंट्रोलिंग कंपनी हैज द शेयर्स, does not impacts the separate legal existence of subsidiary company और controlled company. भाई सारे के सारे शेयर्स भी होंगे ना एक को छोड़ करके, उसके बावजूद भी it does not mean that there would be a full stop on the existence of that subsidiary company. उसका corporate character जो है वो जिंदा रहेगा, वो एक separate legal entity या juristic person कहलाएगी. इसी का एडिशन हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कहता है कि भले ही ये कंपनी के सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर ले या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर ले, भाई इसका मतलब थोड़ी ना होगा कि कंपनी जो है वो एजेंट बन गई या कंपनी जो है वो इनकी रिप्रेजेंटेटिव बन गई. नहीं भाई, कंपनी अलग है, ये लोग अलग डेजिग्नेशन रखते हैं. सो कंपनी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट और इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड कि भाई कंपनी सिर्फ एक एजेंट है प्रेसिडेंट की या गवर्नमेंट की. भाई कंपनी अलग है. गवर्नमेंट कंपनी पढ़ते हैं ना अपन, तो अपन जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग है, बट गवर्नमेंट अलग है और कंपनी अलग है. गवर्नमेंट कंपनी की अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस होती है. सो कंपनी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मे बी द सेंट्रल और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट. उनका एग्जिस्टेंस अलग है. दे आर कॉर्पोरेशन सोल्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपन पढ़ते हैं, और कंपनी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है. एंड दिस इज हाउ वी हैव 4 मेजर केसेस जो कि हमें रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट समझाते हैं. एक चीज आप देखेंगे हर केस में कॉमन है, ये सब सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को ही जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपकी कंपनी है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है. उसके मेंबर्स उससे अलग हैं, उसे बनाने वाले लोग उससे अलग होते हैं. और ये सब निकला कहां से? सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड के केस से. एंड दैट्स इट बच्चों, वन शॉट ऑफ ऑल द केस लॉस. डॉक्ट्राइन वाले केस लॉस अलग है ना, एशबेरी रेलवे कैरेज वाला और तुर्कन वाला, वो अपने अलग सेशन में रहेगा जहां डॉक्ट्राइन पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ डॉक्ट्राइन, उसका मीनिंग और उसका केस लॉ, ताकि वो उतना सा देखो और काम खत्म. यहां आकर के आपने सारे केस लॉस. क्विकली टेकिंग यू टू पेज नंबर 1.
जितने सारे अपन ने केस लॉज यहाँ पर लिखे थे अपन ने ये पढ़ लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी अपन ने कवर कर लिया, कॉर्पोरेट विल कर लिया और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर लिया। ये दोनों के लिए अपना एक सेपरेट सेशन है। एज आई से मैं उसका लिंक नीचे आपको दे दूंगी और आप वहां से डायरेक्टली उन सेशंस को व्यू कर सकते हैं और अपने डॉक्ट्राइन वाले कॉन्सेप्ट को भी कवर कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही मेरी तरफ से। नीचे कमेंट करके हर बच्चा जरूर जाएगा दैट यस आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय केस लॉज इन वन शॉट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और कोई चीज है जिस पर आपको लगता है कि मैम हेल्प कर दो और ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना दो तो मुझे कमेंट में वो भी बता देना। आई मेक श्योर दैट आई एम अप विद दोस वीडियोस। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। नमस्ते।